अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग आज आर्टिकल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस आर्टिकल में हम लोग आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, इसके यूनिट्स क्या है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे एरिया वेक्टर क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज आज का लेक्चर गौर से सुनिएगा। देखते हैं, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो वर्ड है फ्लक्स, ये वर्ड फ्लक्स लैटिन जबान का वर्ड है, लैटिन, और इसके मीनिंग होते हैं टू फ्लो। ये मैं वर्ड की बात कर रहा हूं, फ्लक्स की। और इस वर्ड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वर्ड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, फाई। फाई, और ये छोटा सा साथ में ई डाल देते हैं, क्योंकि फ्लक्स दो तरह का है, आगे जाके हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक है, इसलिए साथ में ई डाल दिया, तो इस सिंबल को फाई बोलते हैं। और ये सिंबल जो है ये ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक लेटर है ये। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये ग्रीक लेटर है, और फ्लक्स जो है ये लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़बान का वर्ड है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through certain element of area, या इसको कह सकते हैं certain element of area को कह सकते हैं सरफेस। इसको हम लोग सरफेस भी कहते हैं, यानी किसी सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उनकी तादाद को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। देखिएगा, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। समझ लीजिए कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, जिसको हम लोग ये शो कराते हैं। बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असल में इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये समझ लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं इस तरह से। इसके अंदर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम एक सरफेस रख देते हैं। समझ लीजिए, मैं सरफेस दो मुख्तलिफ जगहों पर रखता हूं। पहले हम उस सरफेस को रखते हैं यहां पर, पॉइंट ए पर, यहां पर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जब रखते हैं तो आप गिने जरा इसके अंदर कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इसके अंदर से टोटल 1 2 3 4 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी है? 4। कितनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 4। और इसका यूनिट बाद में बताएंगे आपको, लेकिन यहां पे लिखना जरूरी है, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स होगा इस पॉइंट पर। और अगर यही एरिया में फॉर एग्जांपल यहां पुट कर देता हूं, प्लीज देखिएगा सब लोग, यहां इंसर्ट कर देता हूं यहां पर, तो आप सब लोग गौर करें कि इसमें से अब कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है। इसमें से आप देख सकते हैं सिर्फ 2 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो यहां पर जो इसका फ्लक्स होगा वो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो सिंपल ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद है कि किसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। इसकी डेफिनेशन एक इस तरह से भी की जा सकती है, जो कि इसके फार्मूले से होती है। इसका फार्मूला होता है E डॉट प्रोडक्ट एंड A, ये इसका फार्मूला है। तो डॉट प्रोडक्ट किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। आपको मैं यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं, व्हाट इज एरिया वेक्टर एंड व्हाट इज सरफेस एरिया। व्हाट इज एरिया? हम लोग यहाँ पर जो सरफेस की बात कर रहे हैं, ये इस बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, सरफेस इस बॉडी को कह रहे हैं हम लोग।
और इसका जो एरिया होगा लंबाई से जब चौड़ाई, वो हमारे पास एरिया आ जाएगा। लेकिन एरिया वेक्टर ये चीज नहीं है। एरिया वेक्टर सुनिएगा क्या चीज है। हमारे पास अज्यूम कर लीजिए कि ये एक सरफेस पड़ी है हमारे पास, ये सरफेस, ये मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूं। सरफेस, ये सरफेस है हमारे पास। इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया आप सब जानते हैं, इसका एरिया होगा लेंथ जरबे विड्थ। लेकिन ये एरिया वेक्टर नहीं है। एरिया वेक्टर क्या है? इस सरफेस के ऊपर एक ऐसा वेक्टर जो हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, इसके ऊपर क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल। इस वेक्टर को एरिया वेक्टर का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा वेक्टर या द वेक्टर ऑन अ सरफेस whose magnitude is equal to area of the surface। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया के बराबर होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल होगी। ये आउटवर्ड का बाद में आपको बताएंगे, आउटवर्ड नॉर्मल होगी, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगी। तो इस वेक्टर को हम लोग एरिया वेक्टर का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और डॉट प्रोडक्ट है किसका? एरिया वेक्टर का। तो ये भी इसकी डेफिनेशन है, द डॉट प्रोडक्ट या द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड एरिया वेक्टर A, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं आपको समझाता हूं एक थोड़ी सी बात, प्लीज गौर करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नजर नहीं आती आपको, फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नजर नहीं आएंगी। तो हम लोग ये कैसे गिनेंगे कि 2 जा रही है या 3 जा रही है? इसका फिर क्या हल है? प्लीज देखिएगा इसका कैसे हम लोग निकालते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि फिर कैसे निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अज्यूम करें कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम। किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस जगह पर एक सरफेस परपेंडिकुलरली रख दें, कैसे रख दें? परपेंडिकुलरली, और सरफेस का एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। तो उसमें से 4 फील्ड लाइन गुजरेगी। ये इसका मतलब है कि किसी जगह पर मैं स्केलर वैल्यू ले रहा हूं, उसकी डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर रहा यहां पर, कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई सरफेस परपेंडिकुलर रख दें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसमें से 4 फील्ड लाइन गुजरेंगी। यानी हम लोग वहां पर कितना एरिया रख देते हैं? सरफेस एरिया उसका क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। तो फिर आप खुद ज्यूम कर लें कि कितना फ्लक्स होगा वहां पर भाई। वहां पर फ्लक्स होगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में से 4 फील्ड लाइन गुजरेंगे। अब ऐसे इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसी तरह से। अगर हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करें कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता हूं 8 न्यूटन पर कूलम। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस एरिया रख देते हैं, सरफेस रख देते हैं परपेंडिकुलरली 1 मीटर स्क्वायर की, तो उसमें से 8 फील्ड लाइन गुजरेंगी। 8, तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स आपके पास क्या आ गया? 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स आपके पास कितना आ जाएगा? तो यहां से रिजल्ट निकलता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप इसकी आपको समझ लगी होगी। अब एक और बात पढ़िएगा। अज्यूम करें हम लोग इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं 8 न्यूटन पर कूलम ही, और हम लोग सरफेस एरिया रख देते हैं 2 मीटर स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मीटर स्क्वायर में से 8 गुजरनी है, तो 2 मीटर स्क्वायर में से कितनी गुजरेंगी? 16 फील्ड लाइन गुजरेंगी। कितनी गुजरेंगी? 16। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास? फ्लक्स आपके पास हो जाएगा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इधर से भी आपका नतीजा ये निकला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग
कांस्टेंट कर देते हैं और एरिया हम डबल कर देंगे, सरफेस बड़ी रखेंगे, तो ऑब्वियसली जब सरफेस बड़ी रखेंगे परपेंडिकुलर का जिक्र कर रहा हूं, ये याद रखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या गुजरेंगी, ज्यादा गुजरेंगी, तो आपका जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के भी, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सरफेस के एरिया के। आई होप यहां तक सबको समझ लगी होगी। अब एक बात और देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी ऐसे, हम लोग इसके अंदर सरफेस रख रहे थे परपेंडिकुलर अज्यूम करें हम लोग इसके अंदर पैरेलल रख देते हैं सरफेस, ऐसे पैरेलल कोई सरफेस रख देते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें से कोई भी फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यानी सरफेस आप बड़ी लेने बेशक, लेकिन जब पैरेलल रख दिया तो फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी। तो यहां पर एक नतीजा ये भी निकलता है कि आपका जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स वो डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। सरफेस जो आप रख रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन पर भी ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नतीजा ये एग्जांपलों से हुआ कि हम लोग देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस एरिया सरफेस के एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ में सरफेस के एंगल पर डिपेंड कर रहा है कि सरफेस जो हम रख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मैं अगर इसके सामने सरफेस एरिया ऐसे रखूंगा तो ज्यादा गुजरेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ऐसे कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी, अगर ऐसे कर दूंगा तो नहीं गुजरेंगी। तो यहां से साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के एरिया पर भी डिपेंड करता है, साथ में एंगल पर भी डिपेंड करता है। अब एक बात और सुनिएगा कि ये फार्मूला कैसे बनाई डोडे, प्लीज गौर करिएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबको पता है, इट इज वेक्टर, ऑब्वियसली ये वेक्टर है। अगली बात, एरिया जो है ये सरफेस का जो एरिया सबको पता है कि ये लंबाई जब चौड़ाई के बराबर है, तो ये स्केलर है, याद रखना ये स्केलर है। एरिया में सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, वेक्टर एरिया की नहीं, सरफेस एरिया की, एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स भी स्केलर है। तो हम सबको पता है कि जब वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में वेक्टर आता है, लेकिन ये वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई होकर जवाब में स्केलर आ रहा है, तो असल में बेटा ये गलत बात है। असल में यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं वो एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। असल में हम लोग इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर जो कि दोनों ही वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई कराते हैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसलिए हमारे पास फ्लक्स जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। यानी इसका फार्मूला हमारे पास E डॉट A इसलिए बन गया है क्योंकि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और एरिया वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट को। प्लीज आगे देखिएगा, हम लोग फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, हमारा फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स, प्लीज ना देखिएगा, मैक्सिमम फ्लक्स अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है, ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक सरफेस एरिया को, एक सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर इंसर्ट कर दिया, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो इसके अंदर हमने ऐसे इसको परपेंडिकुलर रख दिया। याद रखिएगा हमने यहां पर फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स, तो फ्लक्स में हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और साथ में याद रखिएगा इस सरफेस का नहीं लेंगे, सरफेस का एरिया यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सरफेस का एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आप खुद देखें कि जब हमने सरफेस को परपेंडिकुलर रखा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे।
जब ये पैरेलल हो गए तो इनके दरमियान में जो थीटा आ गया वो आ गया 0 डिग्री का। तो फ्लक्स का फार्मूला यहां बन जाएगा ई ए कोस थीटा, तो ये बन जाएगा ई ए कोस 0। तो आपके पास जो फ्लक्स यहां पर आएगा वो आएगा ई ए, इतना फ्लक्स आएगा और ये मैक्सिमम होगा कि जितनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो पुट करेंगे और सरफेस का एरिया पुट कर देंगे। बेटा यहां पर याद रखिएगा कि ई डॉट ए इसीलिए डॉट प्रोडक्ट यहां पर लिया गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तब लिया जाता है जब दो वेक्टर्स का जवाब मैक्सिमम तब आए जब वो पैरेलल हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट तब लेते हैं जब दो वेक्टर्स मैक्सिमम जवाब तब दें जब वो पैरेलल हो। तो आप देख सकते हैं कि ई और ए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई और एरिया वेक्टर ए पैरेलल होते ही तब है जब सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रख दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है कि सरफेस को जब ऐसे रखोगे परपेंडिकुलर तो ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेगी, तो ये डेफिनेशन आपकी प्रूफ होगी कि फील्ड लाइन ज्यादा गुजरेगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब इस एरिया वेक्टर में आप देखेंगे खुद ब खुद ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये डेफिनेशन भी आपकी प्रूफ होगी कि ये दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा 0 हो गया और आपका फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। आई होप इसकी आपको समझ लगी होगी। फिर बात करते हैं मिनिमम फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं, मिनिमम फ्लक्स की। मिनिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा, अगर आपके पास यहां पर कोई सरफेस है जो यहां पर अपने पड़ी हुई है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इस सरफेस को पैरेलल इंसर्ट कर दोगे आप लोग तो आप यहां पर दोनों डेफिनेशन अपनी प्रूव कर सकते हो। पहली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, जितनी होगी उतना फ्लक्स होगा। तो जब आप इसको पैरेलल रखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये जा रही हैं इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है इस सरफेस में से वो 0 है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपकी प्रूफ होगी। अब दूसरी देखिएगा डेफिनेशन कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का वो नॉर्मल टू सरफेस होगा, इस तरह से ऊपर को होगा। तो आप देख सकते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो ठीक फ्लक्स आपका आ गया ई डॉट ए, फिर इसको हम लिख सकते हैं ई ए कोस 90 डिग्री। तो फ्लक्स आपका जो आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो जब हम लोग किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल रख देंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से नहीं गुजरेंगी तो फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। ये डेफिनेशन प्रूफ होगी कि जितनी लाइन गुजरेगी उनकी तादाद को फ्लक्स कहते हैं। तो दूसरी बात कि E डॉट A 0 कब होगा, जब ये दोनों इसको रखेंगे पैरेलल, तो एरिया वेक्टर आपने देखना है वो इसके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। थीटा 90 होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। मैं फिर एक बात आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया गया। याद रखिएगा जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो और उनका जवाब मैक्सिमम आए और जवाब में स्केलर क्वांटिटी आए तो हम लोग वहां पर cos थीटा यूज करते हैं साथ में, और उसी को फिर हम लोग E डॉट A की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सरफेस हम ऐसे रखते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजरती है, मैक्सिमम गुजरती है। उस वक्त एरिया वेक्टर आपका इधर हो जाता है तो E और A पैरेलल हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर cos थीटा लगाते हैं और cos थीटा को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है E डॉट A। डॉट प्रोडक्ट इसलिए लगाते हैं कि जब cos आ जाता है साथ में, बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास सरफेस किसी एंगल पर पड़ी हुई है, ना तो वो पैरेलल है और ना ही वो परपेंडिकुलर है, किसी सरफ ऐसे पड़ी हुई है इस तरह से, हमारे पास सरफेस ऐसे पड़ी हुई है, किसी एंगल पर पड़ी हुई है हमारे पास सरफेस, ये हमारे पास किसी एंगल पर पड़ी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इसमें से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसमें से हमारी। तो इसका जो तरीका है ना, प्लीज गौर करिएगा सब लोग, हम लोग ऐसे रख देते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी जा रही है इस तरह से, यानी
हमने जो बॉडी रखी है वो ना तो पैरेलल रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखी है, बल्कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एंगल पर पड़ी है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके दो तरीके हैं हल करने के। एक तो सिंपल तरीका है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रही है, एरिया वेक्टर इस सरफेस का जो है वो ऑब्वियसली इसके ऊपर नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में, तो ई और ए का ये जो आपस में एंगल है थीटा, ये डायरेक्ट आप लोग फ्लक्स की फॉर्म में ले आते हैं इसको, ई डॉट ए, ये आपके पास एरिया वेक्टर, तो इसको आप लिख दें ई ए कोस थीटा, यानी जो ये एंगल है वो यहां इंसर्ट कर दीजिए, आपके पास फ्लक्स निकल आएगा। ये इसका सिंपल तरीका है। अब इसका कंसेप्चुअल तरीका देखिएगा प्लीज। इस सरफेस के, ये जो सरफेस है हमारे पास जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, इस सरफेस के आप कंपोनेंट्स बना लीजिए, एक्स बना लीजिए और वाई कंपोनेंट बना लीजिए, इसके दो कंपोनेंट्स बना लीजिए आप लोग। देखिएगा कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे। आप लोग एक ऐसे यहां से लाइन ड्रा करें, इसकी दो साइडें आ जाएंगी आपके पास। अगर ये थीटा है, ये एंगल, तो याद रखिएगा थीटा के सामने वाली ये साइड जो है ये इस सरफेस का वाई कंपोनेंट है, और ये वाली जो साइड है इस सरफेस का एक्स कंपोनेंट है, ये वाली साइड एक्स कंपोनेंट है, और ये वाली जो साइड है ये वाई कंपोनेंट है। मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज देखिएगा जरा, समझ लीजिए। ये आपके पास बुक आपने ऐसे रख दी है, एक मिनट जरा, ये ऐसे आपने बुक रख दी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, तो ये आपका एक वाई कंपोनेंट ये वाला आ गया, कंपोनेंट ये वाला, ये इस तरह से, और दूसरा कंपोनेंट जो है आपके पास इस तरह से नीचे आ गया। तो इस तरह से कंपोनेंट्स बना लीजिए इसके, इस सरफेस के, ये वाली जो सरफेस है इसके दो कंपोनेंट्स बना लीजिए। एक आपके पास ये नीचे वाला कंपोनेंट आ गया, ये वाला, और एक ये आपके पास आ गया, ये वाला और ये वाला। आई होप सबको आइडिया होगा इसका। तो ये वाली जो साइड है ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और ये वाली साइड जो है ये इस सरफेस का वाई कंपोनेंट है, क्योंकि थीटा के सामने वाले जिले को वाई बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि अब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम दो हिस्सों में देखेंगे, इसमें से कितना है और इसमें से कितना है। आपको पता है कि ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गई, जैसा कि ये वाला केस था, ये वाला, तो इसमें से फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, और ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो आपको पता है ax क्या होता है, a cos ऑफ थीटा। तो आप लोग फिर कैसे फ्लक्स निकालेंगे, इस साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जा रही है इसमें से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a cos थीटा, यानी इस एरिया के x कंपोनेंट को, तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा e a cos थीटा। फार्मूला ऑब्वियसली वही बनेगा जो पहले था, लेकिन इसका सही तरीका ये है कि जब सरफेस पे ऐसे रख देंगे तो सरफेस के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक x वाला और एक y वाला, क्योंकि थीटा के सामने वाली जगह को y कहते हैं, तो ये एंगल हम ले रहे हैं थीटा, ये वाला, तो ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट में से फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन x कंपोनेंट में से फ्लक्स होगा तो e a cos थीटा आपका आ जाएगा। आई होप यहां तक सबको समझ लगी होगी। अब आपके सामने दो तीन बातें और करनी है, मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स क्या होगा, प्लीज देखिएगा। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स। समझ लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, आप लोग अज्यूम करें ये आपके पास फील्ड लाइन जा रही है, ये ऐसे कर लीजिए, आपके पास एक क्यूब पड़ा है, क्यूब क्यूब, इस क्यूब को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, इस क्यूब को हम लोग कहां रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो समझ लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब बच्चे आप गौर करिएगा, मैंने आपको पहले कहा था कि हम आउटवर्ड नॉर्मल की बात बताएंगे, तो इस साइड का जो नॉर्मल है वो अंदर को नहीं ड्रा कर सकते आप लोग, आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब होता है बाहर को, ये इसका एरिया वेक्टर आ गया। इस साइड का जो आएगा एरिया वेक्टर वो अंदर को नहीं ड्रा हो सकता, बाहर को, इधर को, ये इसका एरिया वेक्टर आ गया।
अब ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इधर को जा रही है और नीचे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जा रही है। इस साइड का एरिया वेक्टर ऊपर को और इस साइड का एरिया वेक्टर नीचे को। अब आपको बताते हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है। इस साइड का फ्लक्स देखिएगा सब लोग, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और एरिया वेक्टर इधर को, दोनों ऑपोजिट है। तो यहाँ थीटा आएगा आपके पास 180 डिग्री और यहाँ पर दोनों पैरेलल है तो थीटा आएगा आपके पास 0 डिग्री। यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा आपके पास आएगा 90 डिग्री और यहाँ पर भी थीटा आपके पास क्या आएगा 90 डिग्री। आई होप इसकी समझ लगी होगी। जब cos 180 पुट करेंगे ना फार्मूले में, यहाँ पर 180 तो cos 180 होता है -1, तो आपका इस साइड का फ्लक्स आएगा -E, जिसको बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E and area vector are opposite या anti-parallel, then flux will be negative. और positive flux क्या है? When area vector and electric field intensity are parallel, तो electric flux will be positive. When they are perpendicular, electric flux will be zero. तो ये आपके MCQs हो गए। अब एक MCQ और सुनिएगा। जब इस क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना होगा? आप खुद देखें। इस साइड का फ्लक्स आपके पास क्या आ जाएगा? EA, 0 डिग्री का मतलब है 1 cos 1, तो ये इसका आ गया -E। cos 90 पुट करेंगे तो 0, ये भी 0, तो यानी ये दोनों साइडों का फ्लक्स 0 आ गया। इस साइड का EA आ गया, इस साइड का -EA आ गया, तो इसको जब जमा करेंगे टोटल फ्लक्स तो EA -EA 0 0। तो याद रखिएगा किसी क्लोज सरफेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर से जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। एक एमसीक्यू और देखिएगा। आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, तो ये सिंपलेस्ट ले लेते हैं, सफेद ही है आपके पास। इसके अंदर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों ही रख देते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ही रख देते हैं। अब इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा? इसका फ्लक्स भी 0। इसका फ्लक्स 0 कैसे होगा भाई? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव की क्या होती है? इनवर्ड होती है। पॉजिटिव से शुरू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव पर क्या होती है? खत्म होती है। तो जितनी फील्ड लाइन बाहर जाएगी उतनी ही फील्ड लाइन मुड़ के आएगी, अंदर भी आएगी। तो इसलिए ये बाहर जाने वाला फ्लक्स जो होगा आपके पास पॉजिटिव फ्लक्स और अंदर आने वाला जो फ्लक्स होगा वो आपके पास नेगेटिव फ्लक्स। बाहर जाने वाला पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी बाहर को है, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स। लेकिन जब ये अंदर आ रही होगी, एरिया वेक्टर तो बाहर को ही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को जा रही है, तो ये नेगेटिव फ्लक्स, तो कट के 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की समझ लगेगी और आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसको और भी बेहतर करेंगे। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।